नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ITI TU के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है उसका अगला पार्ट बोले तो प्रैक्टिस सेट नंबर 21। इसके पहले तक 20 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनको जाकर आप देख लेना प्लेलिस्ट में। इसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आप इस QR कोड को भी स्कैन करोगे तो भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक वहाँ पर भी मिल जाएगी। जैसे भी आपको जाना है आप जा सकते हैं, उसमें डिटेल क्लास प्लस टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें मिल जाएगी। हम शुरू करते हैं यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 21। आप वीडियो अगर अच्छे से देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, पर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना है, अन्यथा नहीं करना है। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एस रैम की विशेषता नहीं है? तो एस रैम बोले तो स्टैटिक रैम, मतलब रैम के दो पार्ट होते हैं, एक तो हो जाता है डी रैम और एक हो जाता है आपका एस रैम। तो एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, जिसका उपयोग जो है हम कैश मेमोरी के लिए करते हैं, और डी रैम का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, बोले तो DDR1 है, DDR2, इसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है SRAM की विशेषता नहीं है, बोले तो ई सेल इन SRAM इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट स्टोर्ड 1 बिट। बोले तो सही है, फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। इट नीड टू बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम इन ए सेकेंड। बोले तो इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ जाती है बार बार, तो ये गलत है क्योंकि ये आवश्यकता पड़ती है DDR को, यानी कि डी रैम को। इट हैज़ शॉर्टर रीड राइट साइकिल एज कम्पेयर टू डी रैम। बिल्कुल सही। एस रैम इज़ यूज टू स्पेशलाइज एप्लीकेशन, मतलब कैश मेमोरी या जैसे भी इसका उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रिफ्रेश करने की चीज़ है वो बार बार यहाँ पे नहीं पड़ती, किसको? एस रैम को। तो इसका मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर है। और ये फ्लिप फ्लॉप पर आधारित होती है, रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, तेज होती है, यानी कि शॉर्टर रीड राइट साइकिल हो जाता है, महंगी और अधिक स्पेस लेती है। उसके बाद है स्पेशलाइज एप्लीकेशन, बोले तो कैश मेमोरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डी रैम की अगर बात करें तो कैपेसिटर से बनी होती है, अधिक मेमोरी इस पर आधारित सेल होता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, धीमी होती है SRAM से, सस्ती और कॉम्पैक्ट होती है, मेन मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि DDR1 2 3 4 5। अभी की डेट में DDR5 चल रही है। तो SRAM आप देख सकते हैं, डी रैम भी देख सकते हैं। SRAM को कैश मेमोरी के लिए उपयोग किया जाएगा, डी रैम को मेन मेमोरी के लिए। फिर उसके बाद है पाइथन में लिस्ट का अंतिम एलिमेंट किस इंडेक्स पर होता है? तो लिस्ट का अंतिम एलिमेंट आप देखोगे तो ये -1 पर होता है, यानी कि ए नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, तो आप देखोगे जैसे 10 से लेकर 50 लिया गया है, तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर प्रिंट करना है -1 -2, इस प्रकार का अगर देखें तो हमको आउटपुट ऐसे मिल जाएगा। -1 अंतिम एलिमेंट देता है और -2 दूसरा अंतिम एलिमेंट दे देता है। ठीक है, अन्य विकल्प अगर देखें तो ये बाकी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट आपको मिल जाता है, जब कोई उपयोगकर्ता सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए वेब ब्राउज़र कॉन्फ़िगर करता है तो उसे किन सेटिंग को सबसे मतलब सही क्रम में सक्षम करना चाहिए? तो कौन सी सेटिंग जो है मतलब उसको सही क्रम में करना चाहिए भाई? तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए सबसे पहले बोल रहा है HTTPS ओनली मोड सक्षम करे। बिल्कुल सही, मतलब कोई भी अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, ऑनलाइन लेन देन करना है तो आपको सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब आपको SSL सर्टिफिकेट और आपका TLS सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी और सिक्योर सॉकेट लेयर, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। बोले तो एस लगा होना चाहिए, ये ठीक है। पॉपअप ब्लॉकर, जो बार बार पॉपअप आते हैं उनको ब्लॉकर को ऑन करना है। उसके बाद आप देखोगे केवल विश्वसनीय साइटों के लिए कुकीज़ सक्षम करना, ये भी सही है। मतलब उसके बाद ब्राउज़र के साथ फायरवॉल इंटीग्रेशन सक्रिय करें। बोले तो स्टेप बिल्कुल सही है, मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3 4 इस प्रकार से सही सीक्वेंस दिया गया है। हालांकि सीक्वेंस उल्टा सीधा भी हो सकता है, पर आपको ध्यान रखना है सीक्वेंस। ठीक है, क्वेश्चन अब बनाया गया है इसलिए मैंने सीक्वेंस में रख दिया, परंतु उल्टा सीधा भी तो हो सकता है। चलिए आगे देखें। फिर पूछ लिया गया वैसे क्वेश्चन, मल्टीमीडिया उपयोग के लिए ब्राउज़र सेटअप करते समय कौन सा क्रम सही है? मल्टीमीडिया उपयोग, बोले तो आपको जितना भी मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, वीडियो देखना है, गाने सुनना है या जो भी चीज़ है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना है। ठीक है, जैसे येलो पट्टी आ जाती है पुराने ब्राउज़र में, आज की डेट में तो ऑटो इनेबल होता है, पर हमको पहले के में इनेबल करना होता था। उसके बाद आप देखोगे फाइल डाउनलोड करने की अनुमति देना है। बिल्कुल सही है, अलाउ फाइल डाउनलोड। फ्लैश या HTML5 वीडियो सपोर्ट सक्षम करना, आज की डेट में ब्राउज़र ऑटोमेटिक चल जाते हैं, पर पहले जो है फ्लैश करना पड़ता था। उसके बाद तेज प्लेबैक के लिए केस सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना, ये भी बिल्कुल सही सीक्वेंस है। इसका मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1 2 3 4, यानी कि जावास्क्रिप्ट, फिर डाउनलोड, उसके बाद है वीडियो सपोर्ट और कैश सेटिंग, सारी चीज़ें आपको सीक्वेंस में करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शैक्षणिक शोध बोले तो रिसर्च के लिए जो ब्राउज़र है वो कॉन्फ़िगर करते समय आपको सही क्रम क्या होगा। तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले संस्थागत एक्सेस के लिए प्रॉक्सी सेटिंग मीडिएटर के रूप में यहाँ पे तैयार करना है। लाइब्रेरी लॉगिन पेजों के लिए पॉपअप अनुमति देना है। ऑथेंटिकेशन के लिए कुकीज़ को इनेबल करना है। उसके बाद पासवर्ड को सुरक्षित रूप से ब्राउज़र वॉल्ट में सेव करना है। तो ये भी आप देखोगे ये भी सीक्वेंस सही है, बोले तो ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए, ये उल्टे सीधे भी हो सकते हैं, तो इनको आप ध्यान से पढ़ लेना ताकि आपको जो है बन जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार का। बच्चों की सुरक्षा के लिए मतलब जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए अब ब्राउज़र जो है उसके लिए पेरेंटियल कंट्रोल कॉन्फ़िगर करने का सही क्रम क्या है। मतलब बच्चों को एडल्ट कंटेंट ना दिखे उसके लिए तो सुरक्षित तेज जो खोज फिल्टर है या जो प्रकार सर्च फिल्टर उसको एक्टिव करना है। वयस्क सामग्री वाली जो वेबसाइट उसको ब्लॉक करना, बोले तो एडल्ट कंटेंट दिखाने वाली साइट उसको ब्लॉक कर देना है। ब्राउजिंग समय सीमा निर्धारित कर देना है कि भाई कितने देर तक जो आपका बच्चा है वो ब्राउज़र को चला पाएगा। उसके बाद ब्राउजिंग इतिहास, बोले तो ब्राउजिंग हिस्ट्री नियमित रूप से मॉनिटर करते रहे कि आपका बच्चा जो है क्या देख रहा है, उसको बताना समझाना सारी चीज़ें। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही क्रम है, मतलब ये सही क्रम में जमी हुई, इसलिए ए राइट आंसर है। 1 2 3 4 ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अलग क्वेश्चन की। लैन में डेटा कम्युनिकेशन के लिए 4 चैनल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्विस्टेड पेयर हो जाता है जो सबसे पुरानी टेक्निक है, कोएक्सियल केबल। उसके बाद फिर रेडियो वेव्स भी हो जाती है वी लेन में। उसके बाद एक और हो जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। क्या आ जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल, यानी कि डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है, रेडियो वेव्स है, फाइबर ऑप्टिक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पाइथन में जो जेसन का पूरा नाम क्या है? मतलब पाइथन अलाउ यूजिंग द पॉपुलर डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट कॉल्ड जेसन, और इसका जो स्टैंड्स फॉर क्या है? मतलब इसका नाम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट है, ह्यूमन रीडेबल मशीन रीडेबल दोनों है। की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर लेता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, अगला देखें। नेक्स्ट आपको मिलेगा जावा से संबंधित गलत कथन को पहचानिए। तो JVM ट्रांसलेट वाइट कोड इनटू इट्स ओन सिस्टम लैंग्वेज एंड रन्स इट, बिल्कुल JVM के द्वारा ये ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब रन किया जाता है खुद के सिस्टम, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। उसके बाद बोला जा रहा है अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी है मॉड्यूलस है, इनकी सेम प्रेसिडेंस है। बोले तो सब समान रूप से यहाँ पे देखने को मिल जाती है प्राथमिकता। तो प्राथमिकता समान नहीं है भाई, यहाँ पे इंटू और जो आपका डिवाइड है और मॉड्यूलस इस प्रथम प्राथमिकता में आ जाएंगे, फिर प्लस माइनस आपके सेकंड प्राथमिकता सेकंड प्रेसिडेंस मिल जाता है। तो इसका मतलब सेम नहीं है, तो गलत हो जाएगा। बोले तो गलत कथन का चयन करना, तो राइट आंसर भी आपका यही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए JVM जो है बाइट कोड को मशीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस में ट्रांसलेट कर लेता है और रन भी करता है, सही है। पर अर्थमेटिक ऑपरेटर बोले तो प्लस माइनस जो है आपको लोअर प्रेसिडेंस मिल जाती है, और इनटू डिवाइड और मॉड्यूलस आपका हायर प्रेसिडेंस मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे ये समान प्रेसिडेंस नहीं रखते हैं। कमेंट इन जावा, बोले तो कमेंट सिंगल लाइन के लिए और मल्टीपल लाइन के लिए यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आप देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वेरिएबल टाइप्ड होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए जावा में जो थ्रेड है, थ्रेड मतलब छोटी सी प्रोसेस होती है, प्रोसेस का छोटा सा पार्ट होता है, उसके संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो जावा जो है थ्रेड प्रोग्राम के भागों को समानांतर में क्रियान्वित कर देता है। जावा एक सिंगल थ्रेड भाषा है, ये भी गलत है। यहाँ पे जावा गार्बेज कलेक्टर हाई प्रायोरिटी थ्रेड रन मतलब थ्रेड पर रन करता है। उसके बाद है जो रेडी रनिंग और स्लीपिंग 3 स्टेट है, थ्रेड अपनी लाइफ साइकिल करता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही है आपका कौन सा? सी, मतलब जावा गार्बेज कलेक्टर हाई प्रायोरिटी थ्रेड पर रन करता है, तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर है। तो जावा एक प्रकार की मल्टी थ्रेडिंग सुविधा प्रदान कर लेता है, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग फैसिलिटी है, और थ्रेड का लाइफ साइकिल भी है जावा में। अब जब डिटेल जावा पढ़ोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, पर जितना ITI TO कोपा में आता है उसमें मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ, और बाकी चीज़ें आपकी जो है टेस्ट सीरीज़ में कवर हो जा रही है। ठीक है, यानी प्रोग्राम अलग अलग भाग समानांतर पैरेलल में चल सकते। जावा सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। जावा गार्बेज कलेक्टर वास्तव में ड्यूमेन थ्रेड के रूप में चलता है, हाई प्रायोरिटी थ्रेड यहाँ माना जाता है। इसके अलावा थ्रेड लाइफ साइकिल के अंतर्गत देखें तो आपको न्यू मिल जाती, रनेबल मिल जाती, रनिंग मिल जाती, वेटिंग मिल जाती, टाइम वेटिंग, इसके अलावा टर्मिनेटेड। तो इसके अलावा आप देखें तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टोटल स्टेप यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
नेक्स्ट है सिस्टम बस द्वारा कौन से कंप्यूटर घटक आपस में जुड़े होते हैं। तो सिस्टम बस द्वारा मुख्य रूप से अगर देखें तो आपको सीपीयू, इनपुट आउटपुट और रैम देखने को मिल जाती है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है आपका, सी है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं डेटा बस सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट जुड़े होते हैं। एड्रेस बस में मेमोरी, इनपुट आउटपुट। यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, रीड राइट है, क्लॉक है, इंटरप्ट है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है दो कंप्यूटर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र के लिए कौन सी विधि प्रयोग नहीं की जाती। देखिए वाईफाई प्रयोग किया जाता है, लैन केबल के माध्यम से भी, मेमोरी स्टिक के माध्यम से भी, जैसे पेन ड्राइव वगैरह। पर हाईफाई नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर का हाईफाई। ठीक है, तो वाईफाई है जो कि लैन और वैन इस प्रकार से दोनों में उपयोग किया जाता है। लैन केबल भी है ईथरनेट के रूप में। मेमोरी स्टिक बोले तो यूएसबी ड्राइव आप देख सकते हैं। हाईफाई हाई फिडिलिटी ऑडियो सिस्टम को दर्शाता है संगीत ध्वनि के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। यहाँ पे तो आपको पावर पॉइंट में कौन सा व्यू सभी स्लाइड के थंबनेल दिखाता है ताकि उन्हें आसानी से पुनः व्यवस्थित किया जा सके। तो ये है स्लाइड शॉर्टर। स्लाइड शॉर्टर जो है रीअरेंजमेंट के लिए यहाँ पे सारी स्लाइड को छोटे छोटे फॉर्म में दिखाई देता है ताकि हम उनको सेलेक्ट करके आगे पीछे कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे इसी में तो रीडिंग व्यू मिल जाता है। रीडिंग व्यू प्रेजेंटेशन स्लाइड शो जैसे दिखता है पर पढ़ने के लिए हो जाता है। आउटलाइन व्यू एक प्रकार से टेक्स्ट बेस दिखाई देता है। नॉर्मल व्यू टेक्स्ट मतलब जो आपकी स्लाइड है एडिटिंग मोड में दिखाता है डिफ़ॉल्ट रूप से। नेक्स्ट आप देखोगे कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो की, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, ये सब क्या है, ये सब नेविगेशन कीज़ है। क्या है, नेविगेशन कीज़, मतलब डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी बची फंक्शन की F1 से लेकर F12 स्पेशल काम के लिए। स्पेशल पर्पस बोले तो प्रिंट स्क्रीन, पॉज ब्रेक, ये सब जो है स्पेशल की। स्टैंडर्ड की में अल्फ़ा, न्यूमेरिक की, जो सिंबल की, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट है आप देखोगे शिफ्ट कंट्रोल आल्ट किस श्रेणी में आते हैं। शिफ्ट कंट्रोल आल्ट तीनों पूछा जाए तो ये मॉडिफायर की हो जाती है। ठीक है, मॉडिफायर की बोले तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो प्राइमरी की बोले तो अल्फा न्यूमेरिक कीज हो जाती है। फंक्शन की F1 से लेकर F12। अल्टरनेट की में कोई स्टैंडर्ड कैटेगरी नहीं है। आल्ट की ये सब मॉडिफायर की में जाती है, आल्ट की जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे जो कोड है उसका आपको जो है आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पे वर्क करके एक्स लिया गया है, जावास्क्रिप्ट का है। इसमें 13 न्यूमेरिक है और प्लस करके हमने स्ट्रिंग को प्लस कर दिया है डबल कोट में, और प्रिंट कर दिया हमने अलर्ट के रूप में एक्स को। तो क्या प्रिंट आएगा, तो अगर ये डबल कोट नहीं रहता तो ये जुड़ जाता, पर डबल कोट नहीं है, मतलब डबल कोट है तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे बोले तो स्ट्रिंग को जोड़ दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1303। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग नहीं रहता, डबल कोट नहीं रहता तो जुड़ जाता बोले तो यहाँ पे क्या आ जाता, 16 राइट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है अभी की डेट में, एरर भी नहीं, अनडिफाइंड भी नहीं है। अनडिफाइंड क्या है, एक प्रकार का जो है आपका वैल्यू है। चलिए नन होती है ना, नल या नल, इस प्रकार से अनडिफाइंड भी होता है। जावास्क्रिप्ट में जब किसी नंबर को स्ट्रिंग के रूप में प्लस ऑपरेटर के साथ जोड़ा जाता है तो कॉन्कैटिनेट होता है, ना कि उसमें एडिशन होता है। तो इस प्रकार अगर देखें तो ये जो है आपका इसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। किसी रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानने के लिए जो एट्रीब्यूट होता है उसका सेट क्या कहलाता है, उसको हम बोल देते हैं यूनिकली पहचानने के लिए, इसको हम बोल देते हैं सुपर की। क्या बोल देते हैं, सुपर की। तो यहाँ सुपर की एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट का सेट होता है जो रिकॉर्ड को यूनिकली पहचानता है। कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की हो जाती है, रिडंडेंट एट्रीब्यूट नहीं होता। प्राइमरी की चुना गया कैंडिडेट की यूनिकली होना चाहिए। फॉरेन की दूसरे टेबल की प्राइमरी की को यहाँ रेफरेंस के तौर पर उपयोग किया जाता है किसी अदर टेबल में, उसे हम बोल देते हैं फॉरेन की। नेक्स्ट है एक कुकी क्या है, मतलब क्या स्टोर करती है। तो एक कुकीज़ जो है एक प्रकार से यूज़र की प्रेफरेंसेस स्टोर कर लेती है, लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती है, ब्राउजिंग हिस्ट्री भी स्टोर कर लेती है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव बोले तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। कुकीज़ के बारे में हमने पहले भी पढ़े हैं। कुकीज़ के कुछ प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि सेशन कुकीज़ हो जाती है, टेम्परेरी, ब्राउज़र बंद होते ही डिलीट हो जाती है। परसिस्टेंस कुकीज़ लंबे समय तक स्टोर रहती है। थर्ड पार्टी कुकीज़ एडवर्टाइज़र और ट्रैकर द्वारा उपयोग की जाती है। चलिए यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ये फिर से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, विंडोज़ है, लाइनक्स है, एंड्रॉयड है, एमएस ऑफिस नहीं है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एमएस ऑफिस एक बंडल है जो कि कंप्लीट रूप से आपको जो है पैकेज उपलब्ध कराता है ऑफिस से रिलेटेड। तो यहाँ आप देखोगे विंडोज़ देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, लाइनक्स ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड आपका गूगल और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें हम, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के बारे में सही नहीं है। तो रैम जो है कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा स्थायी रूप से स्टोर कर लेती है, ये गलत है। सही नहीं है बोला तो यही गलत है, बाकी चीज़ें आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते। रैम को मुख्य रूप से एस रैम और डी रैम में बांटा गया है, बिल्कुल सही है। रैम एक रीड राइट मेमोरी है, ये भी सही है।
इसके बाद है आप प्रोग्राम मतलब रैम जो है सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है, बिल्कुल मतलब यहाँ पे आंतरिक मेमोरी नहीं बोलेंगे पर इसके हिसाब से जो है यहाँ पे ये सही माना जाएगा, क्योंकि इंटरनल मेमोरी बोला जाता है कैबिनेट के अंदर इसको लगाया जाता है मदरबोर्ड में, ठीक है, तो इस हिसाब से सही है। पर फाइनली अगर सीपीयू की मेन मेमोरी या आंतरिक मेमोरी बोले तो ये रजिस्टर है, क्या है, रजिस्टर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभी की डेट में, मतलब अभी स्टैंडर्ड रूप में देखें तो स्थायी रूप से स्टोर नहीं करती, टेम्परेरी रूप से स्टोर कर लेती, इसका मतलब ए राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट मिल जाता है रिलेशन टीचर्स से मान हटाने के लिए, मतलब जो मान हटाना या वैल्यू हटाना उसके लिए क्या करते हैं, डिलीट फ्रॉम, मतलब एक प्रकार से टीचर्स है वो क्या है, एक प्रकार का टेबल है, ठीक है। और डिलीट रिलेशन मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो ये वैल्यू को हटाने की बात की जा रही है, कि डेटाबेस को मैनिपुलेट करने की बात की जा रही है, तो टेबल में से वैल्यू हटाना, तो डिलीट फ्रॉम एक कमांड है, डिलीट फ्रॉम कमांड लगाते हैं, और इससे वैल्यू हटाना कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हटाना, तो सीधे टीचर्स लिख दो। और अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग हटाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आईडी लिखोगे, और वन आईडी लिखो तो वन यहाँ पे डिलीट होगा, टू लिखोगे तो टू डिलीट होगा, पर यहाँ नल नहीं लिखना है, वैल्यू लिखना है। रिमूव यहाँ पे नहीं है और ये भी नहीं है, इसका मतलब राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम और कमांड का उपयोग किया जाता है, रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं यदि सभी तो है ना, और अगर पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड हटाना चाहते हैं तो आप डिलीट टीचर्स, डिलीट फ्रॉम टीचर्स वेयर करके क्लॉज लगाना होता है, ठीक है। हाइपरलिंक्स का उपयोग करके अन्य टेक्स्ट से जोड़ने वाला नॉन लीनियर रिफ्रेसिंग टूल क्या कहलाता है, तो नॉन लीनियर रिफ्रेसिंग टूल को बोल देते हैं हाइपर टेक्स्ट, क्या बोल देते हैं, हाइपर टेक्स्ट। हाइपरलिंक में क्या यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट एक प्रकार से क्लिक करो डेस्टिनेशन पर वो पहुंचा देगा। तो यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट नॉन लीनियर रिफ्रेसिंग टूल है जो कि हाइपरलिंक का उपयोग करके अन्य टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट से जुड़ता है, और यह यूज़र को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या उसी डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्से में जंप करने की सुविधा भी देता है। बाकी वेब ब्राउज़र या हाइपरटेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर है। सर्च इंजन इन्फॉर्मेशन को खोजने के लिए टूल है। इंडेक्सिंग टूल डेटा को इंडेक्स करने के लिए हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है सुरक्षित संचार की विशेषता बताइए, मतलब जो सेफ सिक्योर कम्युनिकेशन है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए केवल गोपनीयता, यहाँ पे गोपनीयता और शुद्धता दोनों, केवल शुद्धता, यहाँ पे ना तो कॉन्फिडेंसलिटी ना एक्यूरेसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंसली भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए, दोनों यहाँ पे चाहिए बी। सिक्योर कम्युनिकेशन का उद्देश्य दो पक्षों के बीच में नहीं, दो पार्टीज़ के बीच में जो चीज़ें हैं वो आदान प्रदान करना, थर्ड पार्टी उसे ना देख पाए और ना ही कोई बदलाव कर पाए, तो ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो कॉन्फिडेंसलिटी यानी कि गोपनीयता होना जरूरी है, मतलब जो सेंडर है और रिसीवर दोनों के मध्य यहाँ चीज़ें रहे, अनऑथराइज पर्सन उसको ना देख पाए। एक्यूरेसी शुद्धता, इंटीग्रिटी, जो मैसेज भेजा गया उसमें इंटीग्रिटी रहे, मतलब कोई बदलाव ना हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो एक्सेल में कौन सा फंक्शन सेल्स में प्रविष्टियों की कुल संख्या को दर्शाता है, कुल संख्या मतलब 1 2 3 4 5 जो भी लिखें नीचे आपको टोटल मिल जाए 8 10 15 जो भी, तो इसके लिए लगाते हैं हम काउंट, क्या लगाते हैं काउंट, और कंडीशन के हिसाब से लगाना तो इसके साथ में लगा देते हैं इफ़, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से बोले तो ए ही गिना जाए या बी ही गिना जाए उसके लिए। चलिए नेक्स्ट आप देखोगे इसी में तो एम एस एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग किया जाता है रेंज में मौजूद न्यूमेरिक एंट्रीज़ के लिए, संख्या वगैरह के लिए नहीं करेंगे, मतलब जो अल्फ़ाबेट है उसके लिए, सिर्फ संख्याओं के लिए बोले तो नंबर्स के लिए करते हैं, ठीक है। और यह उन सेल को गिनता है जिनमें नंबर होते हैं, लेकिन टेक्स्ट या ब्लैंक सेल को ये नहीं गिनेगा। सम जो है टोटल लाता है, एवरेज आपका एवरेज निकालता है, एवरेज एबीजी नहीं होता, टोटल पूरा एवरेज होता है, मतलब पूरा फंक्शन का नाम होता है एवरेज, और टोटल यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं होता, काउंट ये गिनता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें आप और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए काउंट ए करते हैं तो न्यूमेरिक प्लस टेक्स्ट एंट्रीज को भी गिन लेता है, और काउंट ब्लैंक करोगे तो खाली सेल की संख्या गिन लेता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी विधि वैलिड नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी विधि वैलिड नहीं बोले तो रेडी है, वेटिंग है, रनिंग है, ये सब स्टेट है प्रोसेस की, पर स्टारविंग नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी स्टारविंग। तो रेडी मतलब प्रोसेस सीपीयू एलोकेशन के लिए तैयार है, वेटिंग मतलब ब्लॉक्ड प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट या इवेंट के लिए वेट कर रही है, रनिंग मतलब प्रोसेस सीपीयू पर एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टारविंग का मतलब हो जाता है कोई स्टैंडर्ड जो स्टेट है वो यहाँ पे नहीं है। यह एक प्रॉब्लम कंडीशन है जो तब आती है जब प्रोसेस को लंबे समय तक सीपीयू नहीं मिलता, मतलब भुखमरी का शिकार, स्टारवेशन बोल सकते हैं एक प्रकार से। चलिए आगे देखें, एक्सेल का कौन सा फंक्शन डेटाबेस एंट्रीज को मैक्सिमम वैल्यू निकालता है। नॉर्मली अगर देखा तो मैक्स वैल्यू कौन निकालता, मैक्स, और अगर डेटाबेस की वैल्यू मैक्सिमम निकालना तो डी मैक्स कर देते हैं, ठीक है। तो डी मैक्स यहाँ पे राइट आंसर है। डेटाबेस फंक्शन है एक प्रकार का जो डी मैक्स है,
और किसी डेटाबेस रेंज में से मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। मैक्स आपका एक्सेल का सामान्य फंक्शन है जो बड़ी वैल्यू निकालता है। डी सम बोले तो डेटाबेस एंट्रीज का सम निकालता है। डी काउंट बोले तो गिनता है। ठीक है, इसके बाद है ऐसा कार्ड जो पहले खर्च करने की अनुमति देता है। मतलब एक प्रकार से देखें, पहले खर्च करो, उधारी का कार्ड बोल दो और बाद में भुगतान करो, तो इसे बोल देते हैं क्रेडिट कार्ड। क्या बोल देते हैं? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, शॉपिंग कार्ड भी बोल सकते हैं पर क्रेडिट कार्ड ऑप्शन में है तो इसलिए ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता को पहले खर्च करो और बाद में बैंक जो है इसका बिल जारी करता है 45 दिन के अंदर, तो आपको 30 दिन के बाद यहाँ पे पटाना है। ठीक है, मतलब बिल को। स्पेंड नाउ पे लेटर की सुविधा यहाँ दे देता है। डेबिट कार्ड आपका जो है सीधे बैंक अकाउंट में जो उपलब्ध है उसको पे करने की सुविधा दे देता है। प्रीपेड कार्ड पहले से पैसे लोड किए जाते हैं और उसे बैलेंस उसमें बैलेंस है तब तक खर्च किए जाते हैं। और स्मार्ट कार्ड माइक्रोचिप वाला कार्ड है, डेटा स्टोर करता है लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी ये नहीं देता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर किस माध्यम पर आधारित है। तो ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो ये लाइट पर आधारित है। किस पर आधारित है? लाइट पर। ये पहले भी आया था क्वेश्चन। तो ऑप्टिकल फाइबर डेटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट का उपयोग कर लेता है। लेज़र या एलईडी से उत्पन्न आमतौर पर होती है, इसका उपयोग करता है। प्रिंसिपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टीआईआर पर ही आधारित हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। मॉनिटरिंग प्रोग्राम मतलब जो निगरानी करता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं, बचा सिमुलेशन। सिमुलेटर यहाँ पे एक प्रकार का मॉनिटरिंग टूल है, मतलब आप देखोगे ए नंबर का राइट आंसर है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो कि यूज़र को किसी प्रोसेस या सिस्टम को ऑब्जर्व करने की अनुमति देता है बिना उसे वास्तव में परफॉर्म किए, और यह वास्तव में दुनिया की स्थिति का मॉडल बनाकर और अध्ययन करने में मदद कर लेता है। वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट लिखने में मदद कर लेता है, फॉर्मेटिंग में। वेब ब्राउज़र इंटरनेट चलाने के लिए, जो हाइपर टेक्स्ट दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन स्लाइड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 50 पेज की जो वर्ड फाइल है उसमें से हमको 12 पेज प्रिंट करना है। अब 12 पेज बताया नहीं कौन से करना, तो सीधे बोलो तो 1 से लेकर 12 करना है। तो प्रिंट करते समय हमको क्या कमांड देंगे भाई? प्रिंट जैसे ही करेंगे हम प्रिंट 1 to 12 देंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा। हम सीधे अगर वर्ड में चल कर देखें तो वर्ड में चल कर देखेंगे तो यहाँ आप देखोगे, मान लीजिए हमारे पास में कोई पेज है, अभी उदाहरण के लिए हम एक ही पेज रख रहे हैं, पर मान ले कि 20-50 पेज है। तो अगर हम जो है फाइल मेनू में जाएंगे और प्रिंट करेंगे तो यहाँ देखिए पेज के अंतर्गत हमको देना पड़ेगा 1 to 12 इस प्रकार से, तब हमारे 12 पेज प्रिंट होंगे। और अगर हम जो है इसको ऐसे दे देते हैं 1, 2, 5, 6, तो ऐसे रेंडमली भी हम प्रिंट कर सकते हैं कॉमा लगा लगा के। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं 1 से लेकर 5, कॉमा आप देखोगे 5 मतलब एक प्रकार से 10 से लेकर 15, ऐसे भी कर सकते हैं। रेंज के फॉर्म में भी दे सकते हैं कॉमा लगा के, पर्टिकुलर एक एक पेज दे सकते हैं, और सीधे आप जो है जो अलग अलग पेज है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं रेंज के फॉर्म में, और एक रेंज भी दे सकते हैं। यानी कि सी नंबर का भी राइट आंसर है जिसमें आप रेंज यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विशेष क्षेत्र की जानकारी देने वाली डेडिकेटेड वेबसाइट, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट का पोर्टल है, मान लीजिए आप देखोगे ISMS अभी पोर्टल है, मतलब इंस्टीट्यूट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम आप देख सकते हैं जो कि MP ऑनलाइन के अंतर्गत है। तो एक प्रकार का क्या है? पोर्टल है। पोर्टल बोले तो ए नंबर का राइट आंसर है। ठीक है, ISMS जो पोर्टल है वो आपकी डेडिकेटेड पोर्टल है जो कि स्टूडेंट की फीस से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि बहुत सारे पोर्टल आपको मिल जाएंगे, जैसे मेडिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से, लॉ से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो कि डेडिकेटेड वेबसाइट होती है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर आधारित होती है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? पोर्टल बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा सिग्नल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सिग्नल सूचना ले जाते हैं, सिग्नल एनालॉग या डिजिटल हो सकते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किए जा सकते, सिग्नल संचार प्रणाली में प्रयोग होते हैं। तो सिग्नल है तो ले जाएंगे लाएंगे तो भाई सिग्नल तो ट्रांसमिट होंगे ना, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ट्रांसमिट नहीं होगा, इसका मतलब है सी आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो यह कथन मतलब हम गलत बोल सकते हैं क्योंकि सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल ही इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे ट्यूरिंग मशीन का घटक कौन सा नहीं है। तो ट्यूरिंग मशीन के अंतर्गत आप देखोगे आउटपुट डिवाइस यहाँ पे देखने को नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ये आप देखोगे राइट आंसर। तो ट्यूरिंग मशीन मतलब यहाँ इनपुट टेप हो जाता है, कंट्रोल यूनिट हो जाती है, रीड राइट हेड हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं 3 चीज़ें हैं, पर आउटपुट यहाँ पे नहीं होता है। नेक्स्ट है गूगल सर्च किस माध्यम से खोज करने की अनुमति देता है। तो गूगल सर्च टेक्स्ट बेस भी सर्च कर लेता है, वॉइस बेस भी सर्च कर लेता है, इमेज बेस भी। कैसे? मान लीजिए आप गूगल में चलते हैं, जैसे हम यहाँ पे गूगल में चलते हैं, गूगल में चल के हम यहाँ पे चलते हैं, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ टेक्स्ट बेस सर्च कर सकते हैं, दूसरा हम जो है वॉइस के बेस भी सर्च कर सकते हैं, तीसरा हम इमेज के बेस भी, और अभी और आ गया है AI बेस्ड।
ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 4 हो गए। एआई मोड में भी सर्च कर सकता है, जो कि आपका चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी बोले तो ऑल ऑफ द एबव। तो टेक्स्ट बेस, वॉइस बेस, इमेज बेस, साथ ही एआई बेस्ड भी अभी सर्च कर सकता है। ऑटो टेक्स्ट जो होता है एमएस वर्ड में, उसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में किसे इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट के रूप में हम क्या इंसर्ट कर सकते हैं भाई, टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं और ग्राफिक्स भी। इसका मतलब है डी आएगा, बोथ ए और बी, ए और बी दोनों आ जाएगा। टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ऑटो टेक्स्ट में इंसर्ट किए जा सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट एमएस वर्ड की एक ऐसी सुविधा है जिसका उपयोग बार बार उपयोग होने वाले टेक्स्ट जो होते हैं, ग्राफिक्स होती है, लोगो वगैरह, उनको डॉक्यूमेंट में आसानी से या जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, यानी कि स्मार्ट वर्क को यहाँ पर लागू करता है। समय बचाता है क्योंकि प्री डिफाइन एंट्रीज को सीधे इंसर्ट कर देता है। ठीक है। फाइलिंग कैबिनेट में सब अलग अलग जो फोल्डर है उसमें डेटा का पारंपरिक भंडारण किसका उदाहरण होता है। फाइलिंग कैबिनेट में एक प्रकार से अलग अलग फोल्डरों में डेटा का पारंपरिक भंडारण जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्क, हायरार्चिकल। तो यहाँ पे अभी हायरार्चिकल के फॉर्म में आ जाएगा। बोले तो यहाँ पे आप देखोगे एक फोल्डर, फिर उसके बाद जो है सब फोल्डर, ऐसे सब फोल्डर के अंदर फिर सब फोल्डर, ऐसे मल्टीपल। तो ये हायरार्चिकल कहलाता है, यानी कि ट्री स्ट्रक्चर होता है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि फाइलिंग कैबिनेट्स में अलग अलग फोल्डर्स में डेटा को संगठित या स्टोर करना हायरार्चिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। इसमें डेटा को ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रखा जाता है। फोल्डर पेरेंट, फिर उसके बाद सब फोल्डर्स, फिर चाइल्ड फोल्डर, ऐसे आपको देखने को मिल जाता है। जब बात करें रिलेशनल की, तो रिलेशनल में टेबल में रखा जाता है डेटाबेस। नेटवर्क की बात करें तो ग्राफ स्ट्रक्चर में रखा जाता है। उसके बाद है जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में उपयोग किए जाने वाले सामान्य कंपैरिजन जो ऑपरेटर होते हैं उनका चयन करना है। सामान्य कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कंपैरिजन ऑपरेटर तो यहाँ पे देखोगे तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो नहीं है, पर यहाँ ग्रेटर देन लेस देन है। पर सामान्य रूप से देखें तो इक्वल टू का उपयोग किया जाता है। सामान्य रूप से इक्वल टू का उपयोग करेंगे। बाकी ये भी है, तो ग्रेटर देन लेस देन भी है, मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर दो समान, एक प्रकार से समान मान है या नहीं है इसके लिए उपयोग किया जाता है। बाकी ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ बड़ा और बराबर के लिए, लेस देन और इक्वल टू छोटा और बराबर के लिए उपयोग किया जाता है। और ये जो डी है वो क्या है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है। पूछा क्या गया था, सामान्य मतलब जो एक प्रकार से कंपैरिजन ऑपरेटर है वो आपका इक्वल टू है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपको मिलेगा कॉपी पेस्ट और कट के लिए सही शॉर्टकट क्रम क्या है। तो भाई कॉपी कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट बोला है, परंतु यहाँ नॉर्मली अगर देखें तो आंसर क्या लगाओगे आप, देखिए कंट्रोल एक्स नहीं माना जाएगा, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल एक्स लगा दोगे आप। परंतु कंट्रोल एक्स करने के बाद क्या करोगे, सीधे क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, तो पेस्ट भी तो करना है। तो या तो आप जो है कंट्रोल सी करो या कंट्रोल एक्स करो, दो चीज़ें आपको पहले करना होगा, यानी कि कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स पहले करना होगा, उसके बाद ही आप पेस्ट करोगे। पेस्ट का मतलब लाना और कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स मतलब क्लिपबोर्ड में ले जाना। तो आपका सही आंसर अभी होगा डी, क्योंकि यहाँ पे या तो कंट्रोल सी करो या तो कंट्रोल एक्स करो, दोनों को करने के बाद आपको लास्ट में करना है कंट्रोल वी। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है। तो सीधे आप देख सकते हैं इनकी शॉर्टकट, बाकी अदर शॉर्टकट भी आप ध्यान में रख लेना। आगे में जो है मतलब उसमें आपको डिटेल क्लास में मिल जाएगी एमएस वर्ड की, तो उसमें भी आपको जो है सारी चीज़ें मैंने शॉर्टकट बेस्ड और ऑप्शन बेस्ड सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। फिर उसके बाद मिलेगा कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि क्वेश्चन मार्क रहता है। एक रहता है क्वेश्चन मार्क, एक रहता है कॉलन, इस प्रकार की चीज़ें मिल जाती, तो ये कहलाते 3 ऑपरेंड पर काम कर लेते हैं। इसके लिए 2 ऑपरेंड से अधिक ऑपरेंड पर काम करने वाले ऑपरेटर को बोल देते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या बोल देते हैं, टर्नरी ऑपरेटर। इसका मतलब है राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर इसका राइट आंसर है। इसमें कंडीशन हो जाती है ट्रू वैल्यू, हो जाती है फॉल्स वैल्यू। जैसे एज अगर बड़ी है बराबर 18 के तो एडल्ट हो, और नहीं तो आप माइनर प्रिंट करो। तो इस प्रकार से जो टर्नरी ऑपरेटर है वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के रूप में आप उसे देख सकते हैं। एमएस वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन कहाँ होती है, तो ये बात हो रही है किसकी, 2007 की। 2010 में तो फाइल आ गया था, 2013 में भी आप देखोगे तो इसमें फाइल आ गया है, तो फाइल टैब आ गया है। जबकि पहले क्या थी, ऑफिस बटन, तो फाइल के बदले में थी, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं। तो टॉप लेफ्ट बोले तो यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है। 2007 की बात की जा रही है। न्यू ओपन सेव, अभी की डेट में देखें तो आपको एमएस वर्ड देखने को मिल जाता है। मान लो यहाँ पे ऑफिस बटन थी टॉप लेफ्ट में, और इसी के बदले में फाइल आ गया, बोले तो सारे कमांड्स यहाँ पे आ चुकी है। तो जितनी भी कमांड्स है वो कहाँ मिल जाती है आपको, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल में मिल जाती है। ध्यान रखना, प्रिंट क्लोज जैसी सारी कमांड यहाँ पे मिल जाती है। और ये फाइल टैब कब आ गया, 2010 में इसको रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या है, तो विंडोज़ मैसेंजर इसको बोला जाता है। बोले तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है ए हो जाता है। ठीक है।
तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम विशेषकर विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2000 के साथ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन विंडोज़ मैसेंजर था। चैट, टेक्स्ट मैसेजिंग, प्रेजेंस, जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़। बाद में MSN मैसेंजर आया, विंडोज़ लाइव मैसेंजर, इसने रिप्लेस कर दिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो जो स्लाइड है, एक प्रकार से स्लाइड इंडिकेटर क्या प्रदर्शित करता है, मतलब जो प्रेजेंटर व्यू है उसकी बात की जा रही है। तो अगली स्लाइड का नंबर दिखाएगा ना ये, तो अगली स्लाइड का नंबर यहाँ पे दिखाएगा, बोले तो नंबर ऑफ अपकमिंग स्लाइड, मतलब बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अपकमिंग स्लाइड बोले तो जो प्रेजेंटर व्यू है, प्रेजेंटर को यह बताना है कि वर्तमान स्लाइड के आगे कौन सी स्लाइड आना है। ठीक है, आगे देखें प्रोग्रामिंग भाषा द्वारा अपने उपयोग के लिए सुरक्षित शब्द क्या कहलाते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा अपने उपयोग के लिए जो शब्द रखती है पहले से रिजर्व, उनको रिजर्व वर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिजर्व वर्ड बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर है। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड्स जिन्हें बोल देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ शब्द पहले से ही लैंग्वेज द्वारा अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, यानी कि रिजर्व वर्ड बोला जाता है। इन्हें रिजर्व वर्ड या कीवर्ड कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए इफ़ है, एल्स है, वाइल है, फॉर है, क्लास है, रिटर्न है, ये सब जो है रिजर्व वर्ड की श्रेणी में आ जाता है। और इन्हीं के नाम पे प्रोग्रामर वेरिएबल का नाम डिफाइन नहीं करते हैं, ना तो आइडेंटिफायर का नाम डिफाइन करते हैं। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी कहाँ स्थित होती है? तो एक्सेल में फंक्शन लाइब्रेरी जो हो जाती है फार्मूला स्टेप के अंतर्गत हो जाती है। फार्मूला स्टेप बोले तो आप देखोगे, जैसे हम एक्सेल में चल लेते हैं यहाँ पे एक्सेल में, तो एक्सेल में चलोगे देखिए फार्मूला में, और यहाँ पे फंक्शन की लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। कौन कौन से फंक्शन हो जाते हैं भाई? तो इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन भी यहाँ मिल जाता है, कस्टमाइज, ऑटो सम भी मिल जाता है, रिसेंट भी मिल जाता है, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये कहलाती है फंक्शन की लाइब्रेरी। बाकी और चीज़ें भी देख सकते हैं पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अन्य टैब के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे फंक्शन लाइब्रेरी के अंतर्गत सारे फंक्शन की लिस्ट आपको मिल जाती है, टैब फॉर्मेट में, ग्रुप फॉर्मेट में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो भाई देखिए अपाचे ये नहीं है, वेब सर्वर है, एंड्रॉयड है, लाइनेक्स है, विंडोज़ है। तो अपाचे एक प्रकार का वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, ए राइट आंसर है। ठीक है, जैसे कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज MySQL है, PHP रन करना, तो अपाचे की ज़रूरत हमको पड़ जाती है। पावर पॉइंट में सभी स्लाइड पर समान बैकग्राउंड लगाने के लिए कौन सा विकल्प है? तो अप्लाई टू ऑल यहाँ पर रखा जाता है। जैसे हम चले यहाँ पे पावर पॉइंट की बात कर लेते हैं, पावर पॉइंट में चलते हैं सीधे, और पावर पॉइंट में चलने के बाद हम जो है मान लीजिए यहाँ स्लाइड लगा देते हैं बहुत सारी, और किसी फर्स्ट स्लाइड में गए और यहाँ डिज़ाइन में गए, डिज़ाइन में जाकर हम जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड में गए, ग्रेडियंट में गए, और ग्रेडियंट में जाकर नीचे बॉटम पे गए अप्लाई टू ऑल, तो देखिए सभी में अप्लाई हो गया है। तो इस प्रकार आप जो है अप्लाई टू ऑल बटन का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? सभी में एक साथ बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाइथन, जो डेफिनेशन है और स्टेटमेंट है उस फाइल को क्या कहते हैं? पहले से पाइथन की डेफिनेशन और स्टेटमेंट होती है, उन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं, और मॉड्यूल्स .py के माध्यम से रहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सी यहाँ पर राइट आंसर है, मॉड्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ जो है आपको फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल आदि को कंटेन करती है, उन्हें हम बोल देते हैं मॉड्यूल्स। .py फाइल यहाँ पर रीयूजेबल कोड रखती है, और अन्य पाइथन प्रोग्राम में इसे इंपोर्ट किया जाता है। इंपोर्ट करने के लिए आप लगाते हैं इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट जो कीवर्ड है उसका उपयोग कर लेते हैं। पावर पॉइंट में वीडियो डालने पर कौन सा विकल्प प्लेबैक के लिए उपलब्ध नहीं होता है? तो देखिए यहाँ प्ले, पॉज, स्टॉप ये सब रहते हैं, परंतु प्लेबैक के लिए एडिट वीडियो कंटेंट यहाँ पे नहीं होता है। एडिट तो आप जो वीडियो एडिटर है उसमें करोगे ना, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ प्ले, पॉज और स्टॉप सभी होते हैं, पर एडिट वीडियो कंटेंट यहाँ पे नहीं होता है। निर्देशों का आदेशित सेट, निर्देशों का आदेशित सेट जो इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम बोल देते हैं प्रोग्राम। और कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम को बोल देते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इसका मतलब बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं? प्रोग्राम कहलाते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप निर्देशों का समूह होते हैं, किसी टास्क को पूरा करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। जैसे एडिशन करने वाला प्रोग्राम, जिसमें इनपुट लेना, जोड़ना और आउटपुट देना, ये सब हो जाते हैं, इसमें हम बोल देते हैं इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर वह कलेक्शन है जो कंप्यूटर और उसके डिवाइसेस को या ऑपरेशन को कंट्रोल कर लेता है। जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, लाइनेक्स है, MS वर्ड है, एक्सेल है, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है कथनों को सत्य और असत्य रूप से पहचानिए। तो भाई इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी है इसके दो हाल के जो एप्लीकेशन है वो क्या है, इंट्रानेट है और एक्स्ट्रानेट है। बिल्कुल सही, पहले इंटरनेट थे, फिर बाद में इंट्रानेट आ गया पर्सनल, एक्स्ट्रानेट भी आ गया जो ब्रांचेस है उसके लिए, तो ये सही है। उसके बाद आप देखोगे इंटरनेट जो वर्तमान सार्वजनिक दूरसंचार है नेटवर्क, इसके कुल रिसोर्सेज के एक हिस्से का उपयोग करता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे दोनों ही सही, इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बोले तो दोनों ही ट्रू, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट बोले तो इंट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उपयोग किया जाता है प्राइवेट रूप से, एक्स्ट्रानेट ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सेलेक्टेड यूज़र और पार्टनर्स के लिए उपयोग किया जाता है, क्लाइंट्स के लिए। और दूसरा ऑप्शन था ये भी सही था, मतलब इंटरनेट डेटा ट्रांसमिशन के लिए पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे टेलीफोन लाइन है, फाइबर ऑप्टिक है, सैटेलाइट है, इन सभी का उपयोग कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे ई कॉमर्स क्या है। तो भाई बाइंग और सेलिंग गुड्स ऑन इंटरनेट या ऑनलाइन सर्विसेज, बोले तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ई कॉमर्स हमने पढ़ लिए पहले भी। जावास्क्रिप्ट में नंबर ऑफ कोट्स में लिखने वाले जो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, मतलब डबल कोट में लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्ट्रिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रिंग। सिंगल कोट या डबल कोट दोनों में लिखने के लिए हमको स्ट्रिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखोगे सिंगल कोट या डबल कोट में हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखोगे ये स्ट्रिंग कहलाएगा, ये लिखोगे ये नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों को अगर हम कॉन्केटिनेट करना चाहें तो स्ट्रिंग के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड 2007 या 13 में जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है उसके बारे में सही कथन बताइए। तो यहाँ पे आप देखोगे स्लाइड सॉर्टर जो व्यू है उसमें कौन सा कथन है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड का कंटेंट बदलता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्विक एक्सेस टूलबार में उपलब्ध होता है। स्लाइड सॉर्टर जो व्यू है स्लाइड शो टैब में होता है। स्लाइड सॉर्टर जो व्यू है उसमें सभी स्लाइड थंबनेल के रूप में दिखाई देती है। ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब डी राइट आंसर है, जिसके माध्यम से हम रीअरेंज कर सकते हैं हर एक स्लाइड को। चलिए आगे देखें, तो आपको मिल जाता है CPU की मेमोरी लोकेशन पहचानने की क्षमता किस पर निर्भर करती है। CPU की मेमोरी लोकेशन पहचानने की जो क्षमता है वो किस पर निर्भर करती है भाई, ये साइज ऑफ द एड्रेस बस। साइज ऑफ द एड्रेस बस मतलब बी राइट आंसर है। ठीक है, तो CPU की मेमोरी लोकेशन पहचानने की क्षमता एड्रेस बस के साइज़ पर निर्भर करती है। एड्रेस बस जो है पाथवे है जिसके माध्यम से CPU मेमोरी लोकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और यदि एड्रेस बस का साइज़ n बिट्स है तो CPU जो है n की पावर मतलब 2 की पावर n मेमोरी लोकेशन को स्टोर कर लेता है। आगे देखें तो कंप्यूटर स्टोर से जो है फाइल एक्सेस करने के लिए क्या करता है, रिट्राइव करता है। भाई सिंपल सी बात है, वापस निकालता है, रिट्राइव करता है। और अगर डेटाबेस की बात करें तो हमको सेलेक्ट कमांड उपयोग करना होता है जिससे डाटाबेस में रिकॉर्ड को रिट्राइव किया जा सकता है। बी राइट आंसर है। उसके बाद है आपको एक्सेल 2016 में चार्ट टाइप उपलब्ध है। तो देखिए एक्सेल के जो चार्ट है वो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो आपको नॉर्मली अगर देखने को मिल जाए तो आप इंसर्ट में चलोगे और आप क्या करोगे, यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट तो है नहीं, सीधे चलोगे चार्ट के डायलॉग बॉक्स में। हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं पहले इतना, और इतना सेलेक्ट करने के बाद रिकमेंडेड में गए और यहाँ ऑल चार्ट आप देख सकते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, XY स्कैटर चार्ट, मैप है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार, ट्री मैप है, सनबर्स्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स, और देखिए यहाँ पे कॉम्बो, वाटरफॉल, फनल, इस सब जो है आपके चार्ट के प्रकार है। तो यहाँ बबल चार्ट भी मिल गया आपको, स्कैटर भी मिल गया, एरिया भी मिल गया, रडार भी मिल गया और सरफेस भी। इसका मतलब यहाँ पे सारे चार्ट ऑप्शन उपलब्ध है। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नहीं दिया पर आपको नाम याद रखने के लिए यहाँ क्वेश्चन रखा गया है। तो और बाकी चार्ट के नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपसे सारी चीज़ें यहाँ से बन जाए। इसके अलावा जो है आपको स्मार्टफोन का जो डेटा है, मतलब स्मार्टफोन का जो डेटा बोले तो डेटा कनेक्शन या वाईफाई अन्य डिवाइस को देना है, वो इंटरनेट देने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम टेथरिंग का उपयोग कर लेते हैं। टेथरिंग बोले तो उसमें ब्लूटूथ, वाईफाई या फिर USB, इस प्रकार से हम देखें तो हमको टेथरिंग उपयोग की जाती है। ठीक है, वायरलेस देना है तो वाईफाई टेथरिंग यहाँ देख सकते हैं, हॉटस्पॉट आप बोलोगे। USB देना है तो USB टेथरिंग हो जाएगी। ब्लूटूथ टेथरिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो डी आपका राइट आंसर है, टेथरिंग। इसके अलावा यूज़र ID को जोड़ने या हटाने के लिए कौन सा फिक्स्ड रोल हो जाता है। यूज़र ID को जोड़ने हटाने के लिए DB सिक्योरिटी एडमिन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो SQL सर्वर में फिक्स्ड डेटाबेस रोल होते हैं जो अलग अलग परमिशन प्रदान करते हैं। DB एक्सेस एडमिन रोल का उपयोग करके हम जो क्या कर सकते हैं, यूज़र ID को जोड़ने या हटाने के लिए उपयोग कर लेते हैं।
यह रोल डेटाबेस लेवल पर काम करता है और यूज़र एक्सेस को मैनेज कर लेता है। इसके साथ ही अगर देखें तो कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम वोल्टेज की जगह लाइट ट्रांसमिट करता है, बिल्कुल ये फाइबर ऑप्टिक केबल करता है, जो हमने पहले भी देखे थे। तो ए आपका राइट आंसर है। इसके साथ ही फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिशन मीडियम है जो कि लाइट सिग्नल का उपयोग करके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर लेता है। इसके बाद आप देखोगे ई बिजनेस जो वेब है यानी कि इंटरनेट है, उसका किसके साथ एकीकरण है। तो ये अब देखोगे तो बिजनेस प्रोसेस के साथ है। बिल्कुल ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो है किसके साथ एकीकृत किया गया है, व्यापारिक प्रक्रियाओं के साथ में, ना कि बैंकिंग है, सोशल है, गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए राइट आंसर है। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस के साथ जो ई बिजनेस है उसको एकीकरण किया गया है, इंटीग्रेशन किया गया है, ताकि ऑनलाइन रूप से व्यापारिक चीज़ें उपलब्ध कराई जा सके। उसके बाद है कमांड डॉक्यूमेंट। जितने भी कमांड है वो डॉक्यूमेंट जो है किस मेनू में उपलब्ध हो जाते हैं। कमांड का मतलब डॉक्यूमेंट बनाना, न्यू करना, ओपन करना, सेव करना, क्लोज करना, प्रिंट करना, ये सब कमांड्स है। और कमांड्स कहाँ रहती है, मैंने बताया था अभी, फाइल मेनू में रहती है। कहाँ रहती है, फाइल मेनू में रहती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइल मेनू में। आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्यूमेंट में चलें और यहाँ फाइल में चले तो सारी कमांड्स कहाँ मिल जाती है, आपको फाइल में ही मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करने और रीडेबल बनाने या सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट करने और रीडेबल बनाने के लिए हम कमेंट्स का उपयोग कर लेते हैं। पहले भी हमने देखे हैं, आपको सी राइट आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। रीडेबिलिटी सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखें, डीबीएमएस किसके बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। वह डीबीएमएस जो है मुख्य रूप से डेटा और जो एक प्रकार से डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में करता है। इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन का काम ये कर लेता है, ये मीडिएटर का काम कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए टॉगल केस का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, टॉगल केस का। इसका मतलब डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड डेटा टाइप है। तो जावास्क्रिप्ट में वैलिड डेटा टाइप की अगर बात करें तो वैलिड डेटा टाइप के रूप में मिल जाता है स्ट्रिंग। कौन सा मिल जाता है, स्ट्रिंग, बाकी चीज़ें नहीं मिलती। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग है और जो फ्लोट है, रियल है, वर्ड है, जावास्क्रिप्ट में अलग डेटा टाइप के रूप में मौजूद नहीं है। जावास्क्रिप्ट में नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर डेटा टाइप होता है, जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है एक प्रकार से यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जो अगला प्रैक्टिस सेट था वो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ क्वेश्चन है या कोई भी प्रतिक्रिया देना है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप बेझिझक उसमें जो है कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट रहता है उसके लिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।